हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए कि ये आज आपका 8th चैप्टर आपको पढ़ना है और ये आपका चैप्टर का टॉपिक क्या है कि भारत में अनिवार्य शिक्षा के लिए आंदोलन। मतलब भारत में अनिवार्य शिक्षा के लिए कौन कौन से आंदोलन चले हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको 3 आयोग के बारे में बताया गया है। या पहला आप देखेंगे तो गोखले बिल के बारे में आपकी बात किया गया है, दूसरा हार्टोग कमेटी के बारे में बात किया गया है और तीसरा आप पढ़ेंगे बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा जो महात्मा गांधी जी का है, उसके बारे में पढ़ना है। बस ये 3 टॉपिक आपका इस चैप्टर में आपको कवर करना है, तो इस पर डिटेल से डिस्कशन होने वाली है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट चैप्टर्स मिल जाएंगे और आपको सारा टॉपिक कवर किया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो देखिए कि आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे अपने टेलीग्राम चैनल स्टूडेंटो अड्डा पर। तो आपको अब गोखले बिल पढ़ना है। गोखले बिल के बारे में सबसे पहले 1910 याद रखिएगा कि गोखले बिल 1910 में आया था और इसमें क्या कहा गया है, गोखले सर के द्वारा क्या कहा गया है कि यह सभा सिफारिश करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने का कार्य आरंभ किया जाए और इस संबंध में निश्चित सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाए। ये गोखले जी ने केंद्रीय विधानसभा में कहा है। इन्होंने बड़ौदा का मॉडल प्रस्तुत किया था जहाँ पर कि अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक लेवल पर अनिवार्य शिक्षा थी और वहाँ पर इसे पूरी तरीके से वेल मेंटेन तरीके से चलाया गया और शिक्षित किया गया था। तो इसी से संबंधित इन्होंने बिल लाया था, तो इसे ही गोखले बिल कहा गया। गोखले बिल आपका 1910 में आया था, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। एंड अब देखिए कि आपको उसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना है। उसके लिए इन्होंने क्या सुझाव दिए थे। पहला सुझाव उनका था कि जिन क्षेत्रों में 33% बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में 6 से 10 वर्ष की आयु वाले बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। इनका ये सजेशंस हैं। पहला सजेशन आपने देखा। एंड दूसरा सजेशन इनका है कि अनिवार्य शिक्षा का के लिए सरकार से ज़्यादा स्थानीय शासन को महत्व देना चाहिए। स्थानीय शासन के द्वारा इसको प्रमोट करना चाहिए। एंड देखिए कि स्थानीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच में जो खर्चा का अनुपात हो शिक्षा पर, वो 2:1 का हो। मतलब आपका 2:1 के अनुपात में शिक्षा पर खर्च किया जाए। और उसके साथ साथ देखिए कि गोखले बिल का उद्देश्य क्या है। एंड ये सेकंड प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था। पहला प्रस्ताव 1910 में आया एंड दूसरा प्रस्ताव उनका है 16 मार्च 1911 को उन्होंने प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य था कि देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को क्रमशः लागू करना है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और देखिए कि इसमें शिक्षा नीति संबंधी सरकार का प्रस्ताव क्या था। गोखले बिल जो 1911 में आया था उसी से संबंधित है। प्रथम गोखले विधेयक सन 1911 में शिक्षा में नवीन क्रांति की भूमिका का कार्य किया। एंड देखिए कि जो दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, उसमें जो जॉर्ज पंचम आए थे, उन्होंने वादा किया था कि उनकी इच्छा है कि देश के सभी जगह पर विद्यालय खुलें जिससे शिक्षा का प्रसार हो सके। तो इसीलिए ही 1913 में ये बिल आया है। देखिए 21 जनवरी 1913 में शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित करके अपनी शिक्षा नीति को स्पष्ट किया। शिक्षा के निम्न पहलुओं पर सुधार करने की सिफारिश की गई। तो शिक्षा के किन पहलुओं पर सुधार करने की सिफारिश की गई उसे आप देखिए। पहली बात कही गई कि शिक्षा संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने की अपेक्षा उनके शिक्षा स्तर को ऊंचा करना है। मतलब कि संख्या में बस विद्यालय खोलना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर ध्यान दिया गया। एंड दूसरा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को व्यवहारिक व जीवन उपयोगी बनाया जाए। एंड तीसरा, इन्होंने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा और अनुसंधान की व्यवस्था होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए ये है। एंड ताकि भारतीय छात्रों को इन कार्यों के लिए विदेश न जाना पड़े। और चौथा क्या है, देखिए कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों का अधिक विस्तार किया जाए। एंड राजकीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने की अपेक्षा उनको आदर्श विद्यालय बनाने का प्रयास किया जाए। जैसे आज
का मॉडल क्या है, जैसे मॉडल प्राइमरी स्कूल आप जानते होंगे, उसी तरीके का ये मॉडल आपका पहले ही आ चुका था। आप देख सकते हैं कि ये 1913 में ही ये ऐसे मॉडल चल रहे थे। और उसके बाद देखिए कि भारतीय शिक्षा में गोखले का योगदान क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसका देखिए, ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसे अलग से याद कर लीजिएगा। भारतीय शिक्षा में गोखले का योगदान, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अति लघु उत्तरी में। तो 1913 में शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्तावों के मुख्य उद्देश्य था भारतीय शिक्षा के विभिन्न अंगों में सुधार करना तथा उनमें उनको समुन्नत बनाना। इसमें प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए बहुमूल्य सुझाव थे। उसने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार की हार्दिक इच्छा व्यक्त की तथा माध्यमिक व उच्च शिक्षा को संगठित करके अधिक लाभप्रद बनाने का प्रयास किया। एंड इसमें देखिए कि 1914 के प्रथम महायुद्ध में सरकार व्यस्त हो गई और अधिकांश सुझाव कार्यान्वित नहीं हो सके। तो ये जो बिल 2013 में आया, 1913 में जो आया, वो 1914 में ही वर्ल्ड वार शुरू हो गया, जिसके कारण इस पर क्रियान्वयन नहीं हो सका। एंड देखिए कि इसके लिए देखिए नूरुल्लाह एंड नायक ने क्या कहा है इस प्रस्ताव के विषय में। विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि प्रस्ताव को भारतीय विश्वविद्यालयों के इतिहास में एक मोड़ कहा जा सकता है। ये इतना इम्पोर्टेंट बिल था, गोखले बिल कितना इम्पोर्टेंट था, आप इस कोटेशन के थ्रू अपनी बात को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये नूरुल्लाह व नायक का कथन आप याद कर लीजिएगा। और जो अब आपको दूसरा आयोग पढ़ना है, वो आपको सैंडलर आयोग पढ़ना है, जो 1917 में आया था। इसके एक सदस्य तो सैंडलर खुद थे एंड दूसरे अन्य सदस्य कौन कौन थे, ये ध्यान दीजिए। पहला डॉक्टर ग्रेगरी, प्रोफेसर रैमजे म्योर, हार्टोग एंड श्री हार्नले एंड जियाउद्दीन अहमद एंड आशुतोष मुखर्जी जी, ये इसके अन्य सदस्य थे। अब आपका सैंडलर आयोग की सिफारिशें क्या थी? सैंडलर आयोग किस लिए आया था? विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए था। तो इसकी सिफारिशों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सिफारिश इसके थी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिश एंड दूसरा कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। तो देखिए कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के संबंध में इनके क्या सुझाव थे। पहला, इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जाए छात्रों का, ये। एंड दूसरा बताया कि इंटरमीडिएट कॉलेजेस में सेमिनार हो, ट्यूटोरियल की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था की जाए। एंड यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में विभाजन रेखा मैट्रिकुलेशन की बजाय, मतलब 10th की बजाय इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन का कोर्स होना चाहिए, जो आज भी प्रचलित है, इसे देख सकते हैं। और देखिए कि इनकी सिफारिश कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में क्या थी। तो देखिए कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में उस समय छात्रों का प्रवेश बहुत अधिक हो रहा था, छात्र बहुत ज़्यादा प्रवेश ले रहे थे। तो देखिए 26,000 स्टूडेंट्स ने प्रवेश लिया था कलकत्ता विश्वविद्यालय में, जिसके कारण क्या हो रहा था, मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए इसका गठन भी किया गया था, मैनेजमेंट प्रॉब्लम होने के कारण। तो देखिए कि इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में। प्रशासकीय नियम को लचीला बनाया जाए। दूसरा, इन्होंने कहा कि पास कोर्स के साथ एक अलग से ऑनर्स कोर्स की व्यवस्था की जाए, जो जिसमें बुद्धिमान या जो योग्य विद्यार्थी या जो तेज़ विद्यार्थी हैं उनके लिए ये शिक्षा की व्यवस्था थी। ऑनर्स कोर्स की व्यवस्था 3 साल इसमें भी डिग्री होती थी एंड बीए 3 वर्ष का हो। और मुस्लिम शिक्षा को प्रमोट किया जाए, मतलब मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जाए जो पीछे रह गए हैं। और उसके साथ साथ एक छात्र कल्याण परिषद का गठन किया जाए। अब देखिए कि आप सैंडलर आयोग का मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन में आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डायमेंशन लेकर चलना है। तो देखिए पॉजिटिव में इसके गुण क्या थे, कि इसका पहला गुण है कि माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के कार्य क्षेत्र में समन्वय स्थापित किया गया, माध्यमिक शिक्षा में सुधार किए गए एंड विश्वविद्यालय संगठन की रूपरेखा तैयार की गई। तो ये देखिए। एंड दोस्त क्या था कि विदेशी ढांचे का अनुकरण किया गया, जो ये विश्वविद्यालय संगठन के लिए रूपरेखा तैयार की गई वो पूरा विदेशी ढांचे पर था। जैसे इसमें प्रोफेसर, कोर्ट, एकेडमी, ये सारी चीज़ें की व्यवस्था थी। इंटर कॉलेज की स्थापना अधिक व्ययशील थी एंड माध्यमिक परिषद की स्थापना जो की गई वो समयानुकूल नहीं था।
परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी उसके संबंध में। तो ये इनके दोष थे, सैंडलर आयोग के दोष और गुण आपको दोनों पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं और ये पूछे जाते हैं। और अब देखिए कि आपका तीसरा कौन सा है, हार्टोग समिति या हार्टोग कमेटी आपको पढ़ना है। तो देखिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 8 नवंबर 1927 को भारतीय शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्त की। एंड इसमें देखिए कि 11 सितंबर 1929 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य, उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए, लेकिन इसमें जल्दबाजी ना हो, एक व्यवस्थित ढंग से, एक नियमित तरीके से आपका प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए और सब तक व्यापक पहुंच जिससे हो सके। और इसमें कहा कि निरीक्षण और नियंत्रण का कार्य सरकार को करना चाहिए, जिससे क्या हो कि सरकारी धन का अपव्यय कम हो एंड विद्यालयों की संख्या की अपेक्षा गुणवत्ता पर जोर दिया जाए। ये सारी चीज़ें हार्टोग कमेटी की है प्राइमरी शिक्षा के संबंध में। और देखिए कि अब माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में पहला सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम बहुत संकुचित था, जिसके कारण इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को पहले विस्तृत किया जाए, उसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया जाए, जिससे जो बालक शिक्षा ग्रहण करें वो आत्मनिर्भर भी बन सकें। और उसके बाद देखिए कि क्या है कि अध्यापकों के वेतन व नौकरी के नियमों में सुधार किया जाए, जिससे एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सके। एंड उच्च शिक्षा के संबंध में इनका देखिए कि क्या क्या सुझाव हैं। तो देखिए कि उच्च शिक्षा के संबंध में पहला है कि पुस्तकालय व प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि की जाए। विद्यालय के अंदर या विश्वविद्यालय में विषय से संबंधित प्रयोगशाला और पुस्तकालय हों। एंड उसके बाद देखिए कि ऑनर्स कोर्स की व्यवस्था की जाए योग्य विद्यार्थियों के लिए। एंड स्नातकों की नौकरी के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की जाए। तो एक रोजगार कार्यालय की स्थापना हार्टोग कमेटी में कही गई। एंड देखिए कि शासकीय सेवाओं के लिए भी विशेष विभागीय परीक्षाओं का प्रबंध हो, ये आपका ध्यान रखना है। और देखिए कि नारी शिक्षा पर क्या कहा गया। नारी शिक्षा में कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में एक सुशिक्षित व अनुभवी महिला की नियुक्ति की जाए, जो नारी शिक्षा को के प्रसार का दायित्व उसे दिया जाए, जिससे वो नारी शिक्षा को वो आगे बढ़ा सके। और उसमें कहा गया है कि दूसरा कि प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापकों की अधिक नियुक्ति की जाए। इसका कारण क्या है कि देखिए कि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो यह महिला अध्यापिकाएं उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। एंड तीसरा है कि गृह विज्ञान, संगीत, कला आदि को शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। और चौथा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रोत्साहन, आपको प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन देना होगा, तभी वो आगे आएंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये प्रोत्साहन इम्पॉर्टेंट है। एंड देखिए इसके बाद इसमें हरिजन शिक्षा व मुस्लिम शिक्षा दोनों को प्रमोट किया गया। हरिजन शिक्षा के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। एंड मुसलमानों की शिक्षा के लिए जो मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं उनके लिए मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। ये हार्टोग कमेटी की है। तो हार्टोग कमेटी में देखिए कि आपका प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च इस शिक्षा के स्तर पर, उसके साथ साथ शिक्षा के मतलब कि नारी शिक्षा के संबंध में बोला गया है। और उसके बाद आपका हरिजन शिक्षा के बारे में बोला गया है एंड मुस्लिम शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो मतलब टोटल आपको 7 पॉइंट दिए गए हैं। इस 7 पॉइंट से आप अपना आंसर कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके बाद देखिए कि अब आपको बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा पढ़ना है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर जहाँ पर भी हो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। देखिए कि बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी की देन है। ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। बेसिक शिक्षा तो महात्मा गांधी की है। एंड देखिए कि इसमें बेसिक शिक्षा के उद्देश्य 2 हैं। पहला तात्कालिक उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य में जैसे हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, उनके आचरण का विकास करना है। अंतिम शिक्षा क्या है, आत्मबोध या मतलब कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है। उसके बाद आप देखिए कि
बेसिक शिक्षा के गुण क्या हैं? बेसिक शिक्षा के गुण में पहला है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार में आदर्शवादी आधार लिया गया है और उसके बाद यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये दोनों दृष्टिकोण इसमें समावेशित हैं। एंड मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया है इसमें करके सीखने पर बल दिया गया है, जिससे छात्र अधिक अच्छे से सीख सकते हैं, बालक अधिक अच्छे से सीख सकते हैं, उन्हें सिखाई गई बातें याद रहती हैं। और तीसरा, स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी गई है, इसीलिए इसमें हस्तशिल्प को प्रमोट किया गया है, जिससे बालक अपना निर्माण खुद कर सकें और अपना जीविकोपार्जन कर सकें। और उसके बाद सामाजिक व राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करने पर बल दिया गया है और एक उत्पादक मानव का निर्माण करने पर जोर दिया गया है इसमें। एंड इसके कुछ दोष भी हैं, आपको पता होने चाहिए कि बुनियादी शिक्षा में देखिए कि मौलिकता का अभाव है, इसमें विदेशी दार्शनिक विचारधारा का समावेश किया गया है। आत्मनिर्भरता पर अत्यधिक बल दिया गया है इसमें, यह पद्धति बाल केंद्रित नहीं है। केडी शाह महोदय ने कहा है कि क्राफ्ट की शिक्षा देकर हम बालकों को दास बना डालेंगे और आर्थिक उद्देश्य को समक्ष रखकर बालक का शोषण करेंगे। और ये आपका फोर्थ पॉइंट क्या है? छोटी उम्र में विशेषज्ञ बनाने का इसमें प्रयास किया गया है। बालकों को कोमल अवस्था में विशेषज्ञ बनाना, उनके विकास का दमन करना है। तो बस आपको इतने ही पॉइंट पढ़ने थे इस पूरे चैप्टर में। 3 आयोग और बेसिक ये बुनियादी शिक्षा पढ़ना था। उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपका जो भी डाउट हो वो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग पूछ लिया करिए और आपको क्लास कैसी लगी वो भी बता दिया करिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।